हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत श्रवण बाधित बालक यानी सुनने से संबंधित समस्याओं से ग्रसित बालक के शिक्षा में या उसके अधिगम कराने में अध्यापक किस प्रकार भूमिका अदा कर सकता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। श्रवण बाधित का मतलब ही होता है जिसको सुनाई न दे। सामान्यतः जो है ऐसे बालकों को जो है अगर 35 डेसिबल की ध्वनि नहीं सुनाई देती है और इससे अधिक का तो और भी नहीं सुनाई देगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि ऐसे बालक जिसको सुनने की समस्या हो उसे हम श्रवण बाधित बालक कहते हैं। ये जो समस्या होती है ये जन्मजात भी हो सकती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक, या किसी रोग के कारण से या कोई चोट लगने के कारण से या दुर्घटना के कारण से भी ये समस्याएं होती हैं, जिसको संदर्भ में हम बता चुके हैं। आंशिक, मंद, पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बालक इत्यादि के विषय में परिचय, व्याख्या समझाया जा चुका है, उसे पढ़ाया जा चुका है। पिछले वीडियो में आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। अब हम चलते हैं जो श्रवण बाधित बालक हैं, ऐसे बालकों को पढ़ाने लिखाने के संदर्भ में अध्यापक किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है ताकि वह भी अधिगम कर सकें, उनके भी व्यवहार में परिवर्तन आ सके, साथ ही अपने जीवन में व्यक्तित्व का विकास करके वो आत्मनिर्भर हो सके। इसको हम लोग देखते हैं। पहला अगर हम इसमें बात करें, इसमें सब एक से बढ़ के एक उपाय हैं। बस आदमी जो है अगर अपने कर्तव्य के पथ पर रुचि प्रदर्शित करते हुए प्रसन्नता के साथ आगे बढ़ता है तो सफलता जरूर उसका चुनाव करती है। चलते हैं इसमें जो है श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाते वक्त या उनको अधिगम कराने में अध्यापक इस प्रकार भूमिका अदा करता है। पहला देखते हैं। पहला है संपूर्ण संप्रेषण विधि। संपूर्ण संप्रेषण विधि का यहाँ तात्पर्य यह है कि अध्यापक जो है पढ़ाते समय जो श्रवण बाधित बालकों को पढ़ाने के लिए जो भी कला कौशल सिखाए गए हैं सबका यूज करे। कैसे? जैसे फिंगर जो अंगुलियों का प्रयोग करे, फिंगर साइन चिन्ह यानी संकेतों का या साइन चिन्ह का प्रयोग करे, भाषा का प्रयोग करे, हाव भाव का प्रयोग करे। इस प्रकार से संपूर्ण जो है शिक्षण से संबंधित जो भी उसको प्रशिक्षण दिए गए हैं उसका सभी का वो क्या करे, प्रयोग करे। तो साइन लैंग्वेज यानी चिन्ह के माध्यम से उसे पढ़ाना। जैसे कोई बूढ़ा है तो उस तरह से अपने शरीर का हाव भाव बूढ़ा जैसा बना ले। कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि प्रसन्नता है तो प्रसन्नता वाला हाव भाव प्रदर्शित करे, अंगुलियों का संकेत वैसा करे, ओठों का संचालन वैसा करे, आँखों और भौहों का भी संचालन वैसा करे, ताकि वो बालक अगर कम सुन पा रहा है तो भी वो हाव भाव से उसको जो है उसका दिमाग उस सोच तक, उस व्यवहार तक पहुंच सके। तो इसमें क्या करना है, सबसे तो पहला बात यह है कि अध्यापक क्या करें, संपूर्ण संप्रेषण विधि जो जो श्रवण बाधित बालकों के लिए प्रशिक्षण दिए गए हैं उसका वह पूरी तरह से क्या करे, प्रयोग करे। उसमें किसी प्रकार का आलस प्रमाद न करे। दूसरा है तेज आवाज़। ऐसे जो आंशिक रूप से श्रवण बाधित बालक हैं थोड़ा कम सुनाई देता है, अगर उनको थोड़ा सा अध्यापक तेज आवाज़ में बोले तो आराम से सुनाई देगा। तो अध्यापक क्या करे, कक्षा में पढ़ाते वक्त वो हैबिचुअल हो जाए, अभ्यस्त हो जाए तेज बोलने के लिए, तेज आवाज़ में बोले। तीसरा है लेखन कौशल। अध्यापक को इस बात का भी ध्यान में रखना है कि श्रवण बाधित बालकों की जो है प्रकृति कई प्रकार की होती है, जो पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो उसमें बोलने के संग संग वो लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, ब्लैक बोर्ड पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखने वाला भी काम करे, ब्लैक बोर्ड पर बोलते हुए, तेज आवाज़ में बोलते हुए और समझाते समय संपूर्ण हाव भाव प्रदर्शित करते हुए लिखने का काम ब्लैक बोर्ड पर वो ज़्यादा करे, क्योंकि वो देख सकता है, आराम से उसको लिख के समझ जाएगा। चौथा है संकेतों का प्रयोग। ऐसे बालकों को जो श्रवण बाधित बालक हैं उनको किसी विषय वस्तु को समझाने के लिए जो भी सहायक सामग्री है, आवश्यक सामग्री तो सबके लिए ज़रूरी होता है हर कक्षा के लिए, लेकिन जो सहायक सामग्री है, जो उसके लिए स्पेशल चित्र है, जो स्पेशल हाव भाव है, जो स्पेशल जो है गतिविधियां हैं, उसका वह संकेतों के माध्यम से प्रदर्शन भी करे ताकि बालक उसको समझ सके और वह उसके विषय में वह जान सके, समझ सके।
पांचवा है चित्र प्रदर्शित या चलचित्र। ऐसे बालकों को जो श्रवण बाधित बालक हैं उनको चित्र भी दिखाना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, और चलचित्र हो, फिल्म टाइप का हो तो उसे भी उसको दिखा करके समझाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं, चित्र का प्रोजेक्टर के माध्यम से, उसी तरह से अन्य जो है शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करते हुए चलचित्र को भी दिखा सकते हैं, जैसे कंप्यूटर या नेट के माध्यम से उसे दिखा करके जो है उसे हम समझाने का प्रयास करना चाहिए। अगला है अध्यापक है तो वो भी इसको अधिगम हो जाएगा। अगला है छठा है सहयोग एवं सहानुभूति। ऐसे बालकों के प्रति अध्यापक को सहयोग एवं सहानुभूति रखना चाहिए ताकि ऐसे बालकों में अपनापन दिखे। जब अपनापन दिखेगा, ये आप जान लीजिए कि अगर समाज आज का खराब है या समाज के लोगों का नेचर खराब है तो इसका अर्थ है कि गुरु लोगों ने अपने दायित्व को पूरी तरह निर्वहन नहीं किया है, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे वो शिक्षक के रूप में हो, चाहे कोई अन्य आपका गुरु हो। तो क्योंकि विद्यार्थी तो अपने आप खाली है, जो हम लोग देंगे वही ना वो विद्यार्थी सीखेगा। यदि आप विद्यार्थियों की बुराई को देख करके आप दूर भागते हैं या उनकी आलोचना करके किनारे हो जाते हैं तो आप वास्तव में शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं हैं। अगर माँ अपने पुत्रों से नफरत करेगा तो पालेगा कौन? अगर गुरु भी अपने बच्चों की बुराई देख करके, बता करके, अपने को अच्छा समझ करके उनको खराब समझ करके अपने आप को किनारा कर लेता है तो वास्तव में वो टीचर नहीं फर-टीचर है। ऐसे लोग टीचर बनने के योग्य ही नहीं है। सहयोग एवं सहानुभूति। किसी भी प्रकार का अगर बालक है, वो श्रवण बाधित बालक है, तो उसके पहले बात सहयोग और सहानुभूति आपको रखना होगा। संसार को जो दिया है वो पाता है। जो विद्यार्थियों के लिए सुख दुख उठा करके उनको कुछ न कुछ सिखाने या पढ़ाने का प्रयास करता है वही फेमस टीचर होता है। तो इसमें उससे क्या होता है, जो श्रवण बाधित बालक है वो सहयोग और सहानुभूति दोनों से वो जुड़ जाता है ताकि वह बालक उनकी भावनाओं को समझते हुए अधिगम के लिए तैयार हो सके, पढ़ सके। ऐसा उसको व्यवहार करना होगा। उसी तरह से अगले प्रशिक्षण से जो श्रवण बाधित बालक हैं इनको पढ़ाने के लिए या इनकी स्पेशल कक्षा के लिए या इनकी विशेष कक्षा के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए, प्रशिक्षण ले करके या सरकार को प्रशिक्षण दे करके उनके स्वभाव को उस तरह से अभ्यस्त बना दे कि वह किसी भी प्रकार के बिना झल्लाहट के वो अपने व्यवहार को उनके अनुकूल यानी श्रवण बाधित बालकों के अनुकूल प्रस्तुत कर सके और उनको अधिगम कराने में सहयोग प्रदान कर सके। यानी प्रशिक्षण से अभ्यस्त कर देना है। जैसे आप लोग बचपन से कपड़ा पहनते आए हो, इसीलिए कपड़ा पहनने में आपको झिझक नहीं होती। साफ़ सफाई अगर बचपन से ही सीखा है आपने तो साफ़ सफाई में आपको झिझक नहीं, क्योंकि आप अभ्यस्त हो गए हो। उसी तरह से श्रवण बाधित बालकों के संदर्भ में जो भी प्रशिक्षण का जो प्रोफार्मा है उसे इतना प्रदान कर देना चाहिए कि अध्यापक बालकों को जो है पढ़ाने में या किसी समस्या को देखते हुए झिझक न हो या क्रोध या ये संकोच न हो, बल्कि क्या हो, स्वतंत्र रूप से वह अपनी योग्यताओं में उनको अधिगम कराने के लिए समाहित कर सके। यानी प्रशिक्षण से अध्यापक को अभ्यस्त होना चाहिए ताकि उनको अधिगम कराने में उसको किसी प्रकार का झिझक न हो या दिक्कत ना हो। पाठ्य सहगामी क्रिया। अध्यापक को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो श्रवण बाधित बालक हैं वो चाहे गंभीर रूप से हो, चाहे मंद रूप से हो या आंशिक रूप से हो, उनको पाठ्य सहगामी क्रियाओं में जानबूझ करके आगे रखना चाहिए और उनको इन्वॉल्व कर देना चाहिए। क्यों कि जब वो पाठ्य सहगामी क्रिया यानी प्रयोगात्मक कार्य, मंच का कार्य, खेल कूद का कार्य, जो भी वो पाठ्य सहगामी क्रियाएँ हैं, प्रयोगात्मक कार्य से जो भी है उस पाठ्य सहगामी क्रिया, संस्कृति संबंधी कार्य, वो पाठ्य सहगामी क्रिया करेगा तो उसको अपने अधिगम पर आत्मविश्वास उत्पन्न होगा, स्वयं पर विश्वास उत्पन्न होगा, तो और वह प्रोत्साहित होकर के सीखेगा। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भी अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसको जानबूझ करके आगे रखना चाहिए और इन्वॉल्व जोड़ना कराना चाहिए। वरीयता। ऐसे बालकों जो श्रवण बाधित बालक हैं उनको वरीयता देना चाहिए। बैठने के संदर्भ में आगे के डेस्क में बैठाना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए भी उसे वरीयता देना चाहिए। अगर अध्यापक को यह जांचना है कि इसको आ गया है कि नहीं तो उसका टेस्ट भी लेते रहना चाहिए, पूछते रहना भी चाहिए। यानी वरीयता रखना चाहिए बैठने में और उनसे प्रश्न पूछवाने में और उनको उसके संदर्भ में अधिगम की जानकारी लेने के संदर्भ में भी अध्यापक को क्या करना चाहिए, वरीयता देना चाहिए, आगे रखना चाहिए ताकि ऐसे बालकों को अधिगम के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाए। अगला है गृह कार्य।
गृह कार्य का यहाँ तात्पर्य कि ऐसे बालकों को जो श्रवण बाधित बालक हैं उनको जानबूझ करके गृह कार्य स्पेशल रूप में देना चाहिए। गृह कार्य जैसे ही मिलेगा तो उसकी वास्तविक स्थिति का पता चलेगा कि वह अधिगम कर पाया कि नहीं, समझ पाया कि नहीं। तो गृह कार्य के माध्यम से भी उसको अधिगम कराने पर बल दिया जाना चाहिए। अगला है 11वां है उपचारात्मक प्रक्रिया। ऐसे बालकों को उनके गति के अनुसार अधिगम कराने पर बल देना चाहिए। उनसे जैसे ही अधिगम कराने पर बल देना चाहिए। अगर कोई उनकी समस्या है तो उसका उपचार करना चाहिए, उस समस्या का हल करते हुए उसे आगे अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है संवेगात्मक निरीक्षण। जैसे होता है कि अब अध्यापक को जो है मनोवैज्ञानिक गतिविधियों से भी काफ़ी परिचित होना चाहिए। यदि बालक को कुछ नहीं समझ में आएगा तो उसके चेहरे का हाव भाव बदल जाता है। जैसे आप प्रसन्न होते हैं तो वही चेहरे का, स्किन का या जो सेल्स हैं उसका कुछ और प्रदर्शन होता है। जब आप नाराज़ होते हैं तो कुछ और, जब कोई आप छिपाते हैं तो चेहरे का जो है हाव भाव कुछ और होता है। तो ऐसे बालकों को संवेगात्मक रूप से भी अध्यापक को निरीक्षण करते रहना चाहिए पढ़ाते समय, ताकि वह उनके गतिविधि को समझते हुए उचित प्रक्रिया शिक्षण के लिए अपना सके और उनको अधिगम कराने में सफलता प्राप्त कर सके या अधिगम कराने में सफल हो सके। अगला है यंत्रों का उपयोग एवं देखरेख। जैसे श्रवण बाधित जो बालक है उनके कान में जो यंत्र लगे होते हैं उनका भी उसे देखरेख करना चाहिए कि ताकि वो भी आवाज़ में कम वृद्धि करके यह जांच परखे कि इसका यंत्र सही कार्य कर रहा है या नहीं, या यह बालक जो है यंत्रों को बदलना है या चिकित्सकों को फिर पुनः दिखाना है, जिसके आधार पर वह उसकी सुनने की जो प्रक्रिया है बनी रहे या सुनने की प्रक्रिया में सुधार हो। तो इसके लिए यंत्रों का देखरेख एवं उपयोग और चिकित्सकों का निर्देश इत्यादि संबंधी बातों के लिए भी उसे सजेस्ट करते रहना चाहिए या अध्यापक को इसके विषय में उसे जागरूक करते रहना चाहिए। यह यंत्रों का उपयोग हम देख रहे हैं। अगला है शांत कक्षा में शिक्षण। ऐसे बालकों को जो श्रवण बाधित बालक होते हैं सामान्यतः ऐसे जगह कक्षा का आयोजन करना चाहिए, ऐसे जगह क्लास लेना चाहिए या ऐसी स्थिति में क्लास लेना चाहिए जहाँ पर वातावरण शांत हो, सभी बालक आराम से हर बात को सुन सके। ऐसा नहीं कि धीरे धीरे बोले, ऐसा ना हो, शांत वातावरण में उसे पढ़ाने का प्रयास करें। अगला है व्याख्यान ध्वनि यंत्र। जो आप लोग देख ही रहे हैं, माइक लगाई जाती है जो लोग लगा के बोलते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए थोड़ा सा जो माइक का प्रयोग करते हुए तेज ध्वनि में उसे बोलते हुए उसे बोलना चाहिए, व्याख्यान देना चाहिए ताकि वो भी बालक आराम से सुन सके। अगला है प्रेरणा एवं सम्मान। ऐसे बालकों को जो है जब आप प्रेरित करेंगे, प्रेरित करने का मतलब उसके योग्यता, पढ़ने की योग्यता, क्षमता या सीखने की योग्यता, क्षमता को में विकास करना, इसके कार्य शैली को तेज करना। जब आप उसे प्रेरणा देंगे, आप उसे सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। जैसे अन्य बालक चिढ़ाते हैं तो उसे न चिढ़ाने दें, बल्कि उसको क्या करें, सम्मान की दृष्टि से स्वयं देखें और बच्चों को भी प्रोत्साहित करें कि हर आदमी के अंदर कमी होती है। कमी का ये तात्पर्य नहीं होता कि उसके कमियों के आधार पर उसे अनैतिक व्यवहार किया जाए। इसलिए उसे सम्मान और प्रेरणा को अध्यापक को देते रहना चाहिए ताकि वह बालक सामान्य बालकों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अधिगम करने के लिए तत्पर रह सके और अपने जीवन में स्वावलंबी बन सके। पुनरावृत्ति। ऐसे बालकों को जो श्रवण बाधित बालक है, ऐसे बालकों को जो पढ़ाई हुई चीज़ें उसे बार बार दोहरा करके ब्लैक बोर्ड पर 2-2, 3-3 बार रिपीट करके या पिछली बातों को बार बार दोहरा करके या पूछ करके उसे जो है या अधिगम कराना चाहिए, सिखाना चाहिए, याद कराने पर बल देना चाहिए। मतलब प्रश्नों के लिए उकसाना। श्रवण बाधित बालकों को कक्षा में प्रश्न के लिए भी, ये हालांकि बताया जा चुका है, प्रश्न के लिए भी उकसाना चाहिए ताकि वो बालक प्रश्न पूछे, ताकि उसकी वास्तविक स्थिति का, उसके वास्तविक जिज्ञासा का, उसके वास्तविक कमी का या उसकी वास्तविक इच्छा का पता चल सके और अध्यापक उस बात को उत्तर देते हुए उसे सीखने के लिए प्रोत्साहित कर सके। अगला है अध्यापक को ऐसे बालकों के प्रति मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। उन बालकों को ऐसा लगे कि टीचर हमको बहुत मानते हैं। जहाँ पर प्रेम और भावनाएं जब एक होती हैं तो वहाँ पर अपने मन की बात या अपने दुख सुख की बात सहज ही प्रकट हो जाती हैं। तो अध्यापक जब मित्रवत व्यवहार करेगा या श्रवण बाधित बालक अध्यापक से नहीं डरेगा, तब वह अपनी हकीकत, अपनी वास्तविक स्थिति को बता करके अपने विषय की जानकारी या अपने व्यवहार में सुधार कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इन महत्वपूर्ण 19 दृष्टिकोणों को अपनाते हुए अध्यापक यदि चाहे तो श्रवण बाधित बालकों को अच्छे तरह से उनको अधिगम कराने में सफलता प्राप्त कर सकता है। गुरु की परीक्षा नहीं होती है,
अरे, गुरु की परीक्षा वास्तव में विद्यार्थी के माध्यम से होती है। कोई गुरु कितना अच्छा है उसके विद्यार्थी बताते हैं। अतः यदि गुरु अच्छा है तो इन समस्त गतिविधियों को अपनाते हुए, शिक्षक अच्छा है तो इन समस्त गतिविधियों को अपनाते हुए एक श्रवण बाधित बालक को अधिगम कराने में सफलता प्राप्त करता है। उसको अपने जीवन में स्वावलंबी बनाने में सहयोग प्रदान करता है। तो आप समझ गए होंगे इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर किस प्रकार शिक्षक सहयोग प्रदान करता है। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें। हरिओम।